आज की ये कहानी आगरा से। आगरा के एक बिजनेसमैन जिनका नाम उदित बजाज होता है। उदित बजाज एक वेल सेटल्ड बिजनेसमैन होते हैं। इनका कारोबार जूतों का होता है, शूज़ का कारोबार। इनकी फैमिली में इनकी पत्नी अंजलि बजाज और उनकी एक बेटी होती है। बेटी 18 साल से कम की होती है, नाबालिग होती है। वो शहर के एक नामचीन स्कूल में पढ़ाई करती है। 7 जून 2023 कहानी की शुरुआत 7 जून से होती है। बेटी घर से निकलती है दोपहर में, अपनी माँ से कहती है कि वो मार्केट जा रही है, वो शाम तक वापस आ जाएगी। उसके बाद शाम होती है, शाम को बेटी वापस नहीं आती। माँ अपनी बेटी को कॉल करती है, लेकिन बेटी का मोबाइल बंद बताता है। बेटी का मोबाइल स्विच ऑफ होने से माँ थोड़ा घबराती है। पहले इधर उधर फ़ोन लगाकर वो पता करती है उसके दोस्तों से, लेकिन जब उसका कोई पता नहीं चलता तो फिर वो खुद ही गाड़ी लेकर उसे खोजने निकल जाती है। शाम के करीब 6 साढ़े 6 बज रहे थे। अंजलि बजाज अपने घर से गाड़ी निकालती है और अपनी बेटी को खोजने के लिए वो निकल जाती है। अभी वो रास्ते में पहुंची थी, इसी बीच उसके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है और वो मैसेज उसकी बेटी ने किया था। वो मैसेज में अपनी माँ से कहती है कि वो यहाँ से कुछ दूर वनखंड मंदिर है, वनखंड देव मंदिर उसके करीब है, वो वहाँ से आकर मुझे रिसीव कर ले। अपनी माँ को ये मैसेज करती है, माँ वनखंड मंदिर की तरफ निकल जाती है। इसी बीच उसके पिता उदित बजाज को भी एक मैसेज आता है और वो उस मैसेज में अपने पिता को भी कहती है कि मैं इसी वनखंड मंदिर के करीब हूँ, आकर मुझे रिसीव कर ले। अब ये दोनों 1 मिनट की देरी से एक दूसरे के पीछे ये पहुँचते हैं वहाँ पर, और उसके बाद वहाँ पर उनकी बेटी नहीं होती। इसी बीच उदित बजाज को एक और कॉल आती है। उस कॉल में उसकी बेटी कहती है कि वो यहाँ से कुछ दूर पे फला हाईवे पे खड़ी है, आप मुझे वहाँ से आकर रिसीव कर लें। अब पिता अपनी पत्नी अंजलि बजाज को वहाँ पर छोड़ता है और अपनी गाड़ी से वो चला जाता है उस हाईवे की तरफ जहाँ पर उसकी बेटी ने उसे बुलाया था। इसी बीच यहाँ पर वनखंड मंदिर के करीब उसकी माँ अंजलि बजाज उसका इंतज़ार कर रही थी और इधर उदित बजाज उसको लेवाने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी उसे रिटर्न कॉल कर रही है और वो ये कहती है कि वो लिफ्ट लेकर घर वापस आ चुकी है। अब ये देखने के बाद पिता फिर वापस यहाँ वनखंड मंदिर के पास आता है अपनी पत्नी को साथ लेकर जाने के लिए, जबकि उसकी पत्नी एक अलग कार से थी और उदित बजाज अपनी अलग कार से थे। लेकिन ये कि वो अपनी पत्नी को ये बता दी कि वो घर पहुंच चुकी है और साथ में एक दूसरे के साथ वो घर चले जाए। जब वो वनखंड मंदिर के पास आता है, यानी उदित बजाज जब वनखंड मंदिर के पास आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी यहाँ पर है ही नहीं, जबकि उसकी गाड़ी यहीं पर खड़ी। वो आसपास खोजता है, लेकिन उसे जब आसपास उसकी पत्नी नहीं दिखाई देती तो वो दोस्तों को कॉल करता है, फैमिली में अपने घर पे कॉल करता है कि उसकी माँ वहाँ पर आई है क्या। तो पता चलता है कि वो घर भी नहीं पहुँची और वो अपने दोस्तों के यहाँ भी नहीं। अब ये देखने के बाद वो काफ़ी परेशान होता है। खोजने में लगभग आधी रात बीत जाती है। अब वो रात थाने पहुँचता है और थाने जाने के बाद वो अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है। अब पुलिस वाले ये देखते हैं कि एक पत्नी जो कि शहर के एक बिजनेसमैन की पत्नी, मामला हाई प्रोफाइल है, तो पुलिस भी हरकत में आती है और पुलिस तफ्तीश करना शुरू कर देती है। इसी बीच पूरी रात गुजर जाती है। इधर उदित बजाज काफ़ी परेशान होते हैं, घर वाले भी उनके परेशान होते हैं, लेकिन अभी तक अंजलि बजाज का कोई पता नहीं चल रहा था। पुलिस तफ्तीश करती है। दूसरे ही दिन पुलिस को एक कॉल आती है और उस कॉल में ये बताया जाता है कि जो वनखंड मंदिर है उसके बाद एक नाला है और उसके बाद एक यमुना नदी है। यमुना नदी और नाले के बीच में एक महिला की लाश पड़ी हुई है। पुलिस भागते हुए वहां पर जाती है। जब वो उस लाश को देखती है तो उसे ये समझ में आ जाता है कि यह लाश किसी और की नहीं बल्कि अंजलि बजाज की ही लाश है। उसकी वजह होती है कि उनका चेहरा पहले से उनके दिमाग में बैठा होता है। जब वो लाश को देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं। इस तरह से अंजलि बजाज की पहचान हो जाती है। अब अंजलि बजाज के पति उदित बजाज को बुलाया जाता है और उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो उदित बजाज इसका जवाब देते कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। अब पुलिस को ये लग रहा था कि ये एक बिजनेसमैन है, तो हो सकता है कि आपसी कोई लड़ाई हो किसी के साथ, तो उसका ये नतीजा हो। अब पुलिस बॉडी को भेज देती है पोस्टमार्टम के लिए। अब पुलिस ये तफ्तीश करना चाहती है कि आखिर ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, अंजलि बजाज यहाँ पर किस तरह पहुँची और क्यों पहुँची। उसकी तफ्तीश में जब अंजलि बजाज का मोबाइल चेक किया गया तो पता चला जो उसकी आखिरी कॉल थी वो उसकी बेटी की थी, जो कि नाबालिग 18 साल से कम उम्र की थी। और जब उसकी बेटी का कॉल ये देखकर वो उसके पिता से पूछताछ करते हैं तो पूछताछ में उसके पिता ने बताया कि हाँ, इस तरीके से उसकी बेटी ने बुलाया था, उसे भी बुलाया था,
अब ये देखते हुए उदित बजाज का भी मोबाइल चेक किया जाता है। उदित बजाज के मोबाइल में भी ये देखा जाता है कि आखिरी कॉल उसको उसकी बेटी ने ही किए थे। अब ये देखने के बाद पुलिस उसकी बेटी से पूछताछ करती है, तो वो बताती है कि हाँ, मैंने अपने आप को रिसीव करवाने के लिए अपनी माँ को कॉल करके यहाँ पे बुलाया था, लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब उसकी माँ नहीं आती तो वो हाईवे की तरफ निकल जाती, अपने पिता को कॉल करती है। लेकिन पिता भी जब वहाँ पर नहीं पहुँचते तो मैं फिर लिफ्ट लेकर घर आ जाती हूँ। लेकिन पुलिस को उसकी बात हज़म नहीं हो रही थी। उसकी वजह ये थी कि एक जगह अपने माँ और अपने पिता को बुलाती है और फिर वहाँ से वो खुद अकेले चली जाती है और कॉल करके ये कहती है कि वो घर आ चुकी। तो कुछ खटक रहा था पुलिस को। अब पुलिस ये फैसला करती है कि पुलिस उसके मोबाइल को जांचेगी, उसके मोबाइल की तफ्तीश करेगी, तो शायद कुछ और आगे की तफ्तीश आसान हो सके। पुलिस उसकी मोबाइल लेती है और मोबाइल को तफ्तीश करने की कोशिश करती है, तो देखती है कि उसके मोबाइल से जितने भी कॉल लॉन्ग्स होते हैं वो सारी कॉल लॉन्ग्स डिलीटेड है और जो व्हाट्सएप मैसेज होते वो सब कुछ खाली थे। पुलिस को अब शक और बढ़ने लगा, लेकिन पुलिस ये फैसला करती है कि वो उन सारी चीज़ों को रिकवर करेगी और फिर शायद उनको कुछ हाथ लग सके। लेकिन इसी बीच तफ्तीश के दौरान पुलिस गैलरी में जाती है, तो गैलरी में देखती है कि इसकी बेटी के साथ एक व्यक्ति है जिसके साथ इसका फोटो है और बाइक पे ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हैं। पुलिस उससे पूछती है कि इसका तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है। वो बताती है कि ये दोस्त है मेरा। पुलिस पूछती है कि क्या कोई लव अफेयर है, तो वो बताती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही दोस्त है मेरा, अक्सर हम लोग एक साथ कॉलेज जाया करते हैं। पुलिस जब ये सुनती तो पुलिस को ये डाउट और बढ़ने लगता है। पुलिस उस फोटो से उसके बारे में पता चलती है, तो पता चलता है कि इसका नाम प्रखंड गुप्ता है। प्रखंड गुप्ता के बारे में ये पता चलता है। फिर अब पुलिस उस बाइक से, जिस बाइक पे ये लोग बैठे थे, उसके नंबर से उसका एड्रेस निकालना चाहती है। तो एड्रेस आगरा के ही एक करीब गांव में इसका पता निकलता है। पुलिस वाले उस गांव की तरफ जाते हैं। गांव में देखते हैं कि उसकी माँ और उसका भाई होता है, तो उससे पूछताछ करते हैं। तो पता ये चलता है कि वो 3 दिन पहले यहाँ से निकला है और वो केदारनाथ गया है। केदारनाथ वो दर्शन के लिए 3 दिन पहले यहाँ से जा चुका है। पुलिस वाले पूछताछ करते हैं। पूछताछ में अब प्रखंड का नंबर पुलिस वालों को मिल ही चुका था। पुलिस वाले उसकी कॉल डिटेल को निकालते हैं, उसके लोकेशन को निकालते हैं। तो पुलिस वालों को ये पता चलता है कि जब ये अपनी फैमिली से ये कहकर गया कि ये केदारनाथ जा रहा है, लेकिन इसका जो मोबाइल का लोकेशन है वो 3 दिन तक इसी आगरा में नजर आ रहा है, यानी इसका लोकेशन इसी आगरा का है। अब पुलिस वालों को ये यकीन होने लगा कि कुछ ना कुछ मामला इस केस में इसका जरूर है। अब पुलिस वालों की एक टीम लग जाती है प्रखंड गुप्ता को पकड़ने के लिए। उसके नंबर से उसका पता मिलता है। उसके बाद प्रखंड गुप्ता को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। साथ ही उसके साथ एक और उसका दोस्त भी पकड़ा जाता है। पुलिस वाले उसे पकड़ने के बाद अब उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन पूछताछ में पुलिस के सामने कुछ भी ऐसा नहीं आया जिससे उस पर यकीन किया जा सके। जो भी पुलिस वाले उससे पूछते वो इससे इनकार करता। वो कहता कि हम लोग सिर्फ एक नॉर्मल दोस्त हैं, हम लोग कॉलेज साथ जाया करते थे। इस तरह से वो बातों को घुमाया करता था। अब पुलिस वाले फैसला करते हैं कि जो उदित बजाज है उनसे ये पता किया जाएगा कि आखिर इसका मामला क्या है। उदित बजाज से पूछताछ की जाती है। तब उदित बजाज ने एक पूरी कहानी सुनाई। कहानी ये थी कि उदित बजाज कहते हैं कि मेरी बेटी अक्सर कॉलेज जाया करती थी। इसी बीच उसकी माँ उसकी गैलरी को चेक करती है, तो पता ये चलता है कि वो एक लड़के के साथ ज़्यादा रहती है, उसके साथ गाड़ी पे घूमती है। जब ये तस्वीर उसकी माँ के सामने आई, क्योंकि वो नाबालिग थी, तो उसकी माँ उसको डांटती है, बोलती है कि आज के बाद उसके साथ मत रहना, क्योंकि ये अभी नाबालिग है, तुम्हारी अभी ये पढ़ने की उम्र है, तुम इस तरह से अफेयर्स में जाओगी तो मामला ख़राब होगा। ये डांटती बोलती है और ये कहती कि आज के बाद उसके साथ मैं तुम्हें ना देखूं, और अगर ये मामला आगे बढ़ेगा तो मैं पुलिस के ज़रिए उसे अंदर करवा दूंगी। अब ये कहानी सुनने के बाद पुलिस प्रखंड गुप्ता से दोबारा पूछताछ करने का फैसला करती है। प्रखंड गुप्ता से पूछताछ में पुलिस को ये लगा कि ये काफ़ी शातिर है। उसकी वजह ये थी कि ये जवाब इस तरह से देता था। इसने कई सारी वेब सीरीज देख रखी थी, किस तरह से पुलिस को कत्ल का सुराग मिलता है, क्या क्या अगर मौजूद रहे तो पुलिस कातिल तक आसानी से पहुंच सकती है। वो सारी चीज़ें अपनी बातों में कहता था। वो कहता था कि मेरी फिंगरप्रिंट्स ले लें, चेक कर लें, मेरे ब्लड सैंपल को ले लें, कि अगर मेरी कोई भी मौजूदगी उस जगह पर मिलती है तो वाकई आप मुझे सज़ा दे सकते हैं, लेकिन आप मुझे वहाँ पर नहीं पाएंगे। इस तरह से वो कॉन्फिडेंस के साथ बात करता था। तो पुलिस को ये लगा कि शायद वो इस तरीके से कबूल नहीं करेगा, तो पुलिस एक प्लान बनाती है। और प्लान ये होता है कि वो उसकी माँ और उसके भाई को भी उठाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि हम लोग कुछ झूठ बोलेंगे, आपको उस झूठ में हमारा साथ देना है, लेकिन अगर आपका बेटा बेकसूर होगा, उसने कुछ नहीं किया होगा, तो मैं गारंटी देता हूँ
कि आपके बेटों को हम लोग छोड़ देंगे, आपके बेटे को कुछ भी नहीं होगा। माँ और भाई राजी हो जाते हैं। अब माँ और भाई को उसी प्रखंड गुप्ता के सामने बैठाया जाता है। अब माँ और भाई से पूछताछ की जाती है और उसके बाद फिर प्रखंड गुप्ता से ये कहा जाता है कि हम लोग जानते हैं कि कत्ल तुमने ही किया और इस कत्ल में तुम्हारे माँ और तुम्हारे भाई भी शामिल है, इसलिए तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई को भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। जैसे ही प्रखंड गुप्ता ये सुनता है, प्रखंड गुप्ता ये समझ जाता है कि उसका मामला अब बिगड़ने लगा है, उसके साथ साथ उसके माँ को भी और उसके भाई को भी ये लोग उठा लेंगे, तो वो कबूल कर लेता है। वो कहता है नहीं, इसमें मेरी माँ और मेरे भाई का कोई हाथ नहीं, ये सारा मामला हम लोगों ने किया है, इसमें मेन हाथ उसकी खुद की बेटी का है जिसके साथ मैं प्यार करता था। वो उसे रोकती थी, टोकती थी मेरे साथ मिलने के लिए, तो हम लोगों ने ये फैसला किया कि उसे रास्ते से हटा देंगे। इसीलिए हमने पहले प्लान किया कि उसे एक खंड मंदिर के पास बुलाएंगे और वहाँ से फिर उसे जंगल में लेकर जाके उसे मार देंगे। कहा यह भी जाता है कि उनका आखिरी प्लान ये भी था कि उसके पिता को भी मारना था, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं मारना था। इसलिए वो दोनों जब एक टाइम पे पहुंच गए तो फ़ोन कर कर जो उनकी बेटी थी वो उसे आगे बुला लेती ताकि माँ अकेले हो जाए, जबकि ये लोग सोच रहे थे कि माँ और पिता दोनों अलग अलग पहुंचेंगे। अब ये कहानी सुनने के बाद प्रखंड गुप्ता की माँ भी टूट जाती है। उसकी वजह ये होती है कि प्रखंड गुप्ता की माँ उनकी परवरिश किस तरह से करती है, कितनी परेशानी से वो सारी चीज़ें पुलिस वालों को बताने लगती है, क्योंकि आपसी लड़ाई, खानदानी लड़ाई की वजह से जो उसकी माँ थी उसके ससुर को कुछ लोगों ने मार दिया था। उसके बाद साल 2003-4 के करीब प्रखंड गुप्ता के पिता को भी मार दिया जाता है। अब वो उसकी परवरिश करने के लिए गांव छोड़कर आगरा में आकर रहने लगते हैं। अब वो हर चीज़ अपने बेटे को देती है जो उसकी ख्वाहिश होती है। उसकी बेटे ने कुछ दिन पहले उससे गाड़ी मांगा था, तो 2 लाख रुपए की गाड़ी वो प्रखंड गुप्ता को दिलाती। लेकिन जब इस केस में प्रखंड गुप्ता की मौजूदगी पाई जाती है, साबित हो जाता है, तो उसकी माँ भी ये सुनकर टूट जाती है। और इधर एक नाबालिग बेटी जो अभी 18 साल की भी नहीं हुई थी, वो अपने प्यार के चक्कर में अपनी माँ को ही मौत के घाट उतार देती है। और उसकी मौत की वजह, जो मौत का तरीका था, कत्ल का तरीका, वो कुछ इस तरह से था जैसे एक दरिंदा किसी का कत्ल करता हो। उसकी माँ के गले को काट दिया गया था और साथ ही उसकी बॉडी में लगभग 25 से 30 वार किए गए थे उसी हथियार से। इस तरह से पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार करती है, लेकिन जो लड़की होती है वो माइनर होती है, वो अभी नाबालिग होती है। इस वजह से उसे जो चाइल्ड केयर हाउस होता है जहाँ पर नाबालिग लोगों को लेकर जाया जाता है, उसे वहाँ पर लेकर भेजा गया। जबकि पूछताछ में जब प्रखंड गुप्ता अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो वो ये भी पूछता है कि जो लड़की है क्या वो हम लोगों के साथ जेल में आएगी, लेकिन उसे बताया जाता है नहीं, वो नाबालिग है, इसलिए उसे बाल गृह में, बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। जबकि उसकी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 3 साल 4 साल होगी, उससे ज़्यादा नहीं। यह थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।